welcome to my new lecture. In this lecture we are going to talk about current, EMF, that is electromotive force, resistors in series and parallel, and Kirchhoff laws, right? These are topics from the Physics for Scientists and Engineers by Gyan Kohli book. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट हमें पता है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्जेस की जो पर यूनिट टाइम अगर हम लें तो वो करंट कहलाता है। तो I अगर करंट है दैट शुड बी इक्वल टू, अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो दैट शुड बी dQ/dt। तो ये जो होता है ये क्या है, करंट है। अब दो तरह के करंट्स हैं, एक DC करंट होता है और या AC करंट होता है। जो DC करंट होता है वो वेरी नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम उसे मॉडल करना चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो DC करंट है उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर मैं IDC ले रहा हूँ DC करंट, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू है, लेट से I0 है या IS है, जो भी है वो क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, राइट। जबकि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो टाइम के लिहाज से वेरी कर रहा होता है। तो अगर हम उसे अल्टरनेटिंग करंट को अगर लेट से मैं रखना चाहता हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है अल्टरनेटिंग करंट के लिए कि जो वोल्टेज है वो भी अल्टरनेटिंग होगी। क्योंकि मैं बारहा ये बताता रहता हूँ कि जो करंट के लिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है, और दूसरा एक क्लोज पाथ का विदाउट एनी ब्रेकेज जो है वो ज़रूरी है, सही है। अगर लेट से एक वोल्टेज है V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हमें पता है करंट क्या होता है, V/R होता है। तो ये क्या हो जाएगा, V0/R साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये साइन बेसिकली बता रहा है कि ये वो साइनोसाइडल है और वेरिंग है। तो जो AC करंट होगा उसकी वेव फॉर्म लेट्स से साइनोसाइड है और उसमें कोई फेज नहीं है, तो वो इस तरह से होगा। ये मेरे पास AC करंट है, ठीक है, और ये एक्सिस टाइम है, और लेट से ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है IS। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पे वेरी कर रहा है, ये इसकी दोनों तरफ जो है वो वेरिएशन है। तो अल्टरनेटिंग आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये वेरिंग करंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेरी करता रहता है, सही है। तो इसी तरह अगर आप बाज़ औक़ात करंट नहीं बल्कि करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप करंट डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी इधर इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया होगा, राइट। तो इसका अगर मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपके पास चार्जेस हैं और जो उनकी वेलोसिटी है वो सपोज चार्जेस आर मूविंग एंड V इज़ देयर वेलोसिटी, तो VD, तो ये जो करंट डेंसिटी होगी वो माइनस NeVD। N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और VD क्या है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या उनकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यूं आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चैप्टर 26 में से है बुक के, दैट इज चैप्टर 26 इज रिलेटेड विद DC सर्किट्स। और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये एक चीज़ कंफ्यूज नहीं करना कि दिस इज़ नॉट ए फोर्स,
तो ये फोर्स को जो है रिप्रेजेंट नहीं करती। नेम से यही लगता है कि इट रिप्रेजेंट सम फोर्स, लेकिन ये एक्चुअली फोर्स नहीं है। देखते हैं कि ये किस तरह से जो है, अगर लेट से एक आपके पास सर्किट है, एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो लेट से मेरे पास ये अगर एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अभी अगर ये किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये कोई जो है वो करंट ऑफर नहीं कर रही होगी, सही है। इसमें सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो इस वक्त जो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे ईएमएफ कहते हैं, राइट। द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of the battery, the terminals between the terminals ऑफ ए, मैं इसे बैटरी कहने की बजाय सोर्स कह सकता हूँ, कोई भी सोर्स हो सकता है वोल्टेज का। when no current flows, right, to an external circuit is called EMF, ठीक है। तो जब कोई जो है करंट एक्सटर्नल सर्किट में नहीं फ्लो कर रहा होता तो उसे हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इसको किसी ये तो उस वक्त EMF है ना जब कोई आपने उसे एक्सटर्नल सर्किट के साथ इस बैटरी को या इस सोर्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे ही हम जो है इसे सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करता है वो कम होता है उस वक्त से जब इसे किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया होता। तो ये डिफरेंस किस वजह से आता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स की वजह से आता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज जब आप उसे एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी को जब आप कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट के अंदर तो जो उसका वोल्टेज है वो कम होगा टू दी ईएमएफ। ईएमएफ ये अभी क्या है, जब किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या होगी, ईएमएफ होगी। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है बैटरी की क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी वोल्टेज जो है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। ये इसका लेट से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो अगर आप बैटरी को या किसी सोर्स को एग्जैक्टली मॉडल करना चाहते हैं तो ये एक साथ जो है उसकी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर से, ठीक है। तो हर जब ये अब वोल्टेज जो ये ऑफर करेगा वो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये अगर पॉइंट ए बी है तो इस पॉइंट ए बी से जो मुझे वोल्टेज मिल रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है वो क्या है, ये ईएमएफ जिसे मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा था इधर, ठीक है। ये ईएमएफ माइनस अगर लेट से इधर से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई टाइम्स आर, ये जो है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जब भी मैं इसे सर्किट में कनेक्ट करूंगा। तो ऑब्वियसली वोल्टेज सोर्सेज बनाते हुए ये कंसिडरेशन रखी जाती है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि जो वोल्टेज वो ऑफर करे किसी सर्किट के अंदर उसमें कम से कम कमी आ सके। अगर हम सपोज करें कि मेरे पास एक वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है, और जिसकी ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है लेट से 1 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसमें से 1 एम्पेयर जो है वो करंट फ्लो कर सकता है। तो
जब मैं इसकी वोल्टेज लूँगा इन टर्मिनल्स पे, ठीक है, तो वो मेरे पास VAB वुड बी EMF कितनी है 10 वोल्ट माइनस IR1 इंटू 1। तो जो प्रैक्टिकली जो मुझे इससे पोटेंशियल डिफरेंस हासिल होगा, जो वोल्टेज हासिल होगी वो क्या होगी 9 वोल्ट होगी। हालांकि ये सोर्स किसका था 10 वोल्ट का सोर्स था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है, तो ये जो वोल्टेज होती है, ठीक है, ये जो ऑफर कर रही होती है इसे हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। इसको VAB वुड बी टर्मिनल वोल्टेज। अब मैंने बारहा बताया है और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि करंट जो होता है always divides in parallel and voltage always divides in series, whereas current remains same in series and voltage remains same in parallel। तो इन चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है ताकि अगर आप जो है वो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालनी होती है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उससे पहले इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पर करंट सेम रहता है और कहाँ पर करंट डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी यही है, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जहाँ जो एक पाथ के ऊपर जो भी रजिस्टर लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं सीरीज में होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक पाथ के ऊपर जो भी रजिस्टर्स लगे होते हैं एक लाइन में या एक पाथ में, वो क्या होते हैं इन सीरीज होते हैं। और जहाँ पर पाथ डिफरेंट हो जाते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। तो दूसरी सूरत में अगर आप कहना चाहते हैं जहाँ पर करंट सेम रहेगा वो सारे सीरीज में होंगे और जहाँ पर करंट डिवाइड होगा वो रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में होंगे। तो अगर जो है वो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेट्स से ये एक R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, इसी तरह ये अप टू Rn जो है वो सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं, ठीक है, और मैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो R इक्विवेलेंट जो है आप इन सब रेजिस्टर्स को जो सीरीज में लगे हुए हैं इन्हें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और अगर इसका अब देखें इन सब में सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, सही, क्योंकि ये सारे एक ही पाथ पे लगे हुए हैं। अब अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस R2, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है, ठीक है, और ये कोई रेजिस्टर लगा हुआ है Rn। तो अगर आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अब देखें इस केस में कि करंट इसमें इधर और ये पाथ डिफरेंट है करंट के हर एक में, सही है, तो इसलिए ये पैरेलल में है। यहाँ पर अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इट वुड बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू जितने भी आपके पैरेलल में हैं उन सब का आप रेसिप्रोकल ले लेंगे और वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, अगर इसका एक केस देखा जाए, अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन के तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो आप ऊपर इनको प्रोडक्ट कर दें और नीचे इन्हें क्या कर दें,
उन्हीं रजिस्टर्स को सम कर दें। लेकिन ये सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए होल्ड करता है। आप 3-4 रजिस्टर्स की 3 रजिस्टर है लेट्स से, तो आप ये नहीं कह सकते R1 R2 R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इनकी इक्विवेलेंट रजिस्टर, ऐसे नहीं होता, सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए होता है। ठीक है, अगर तीसरा है तो पहले 2 को आप निकाल के फिर तीसरे के साथ ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाउ टू सॉल्व देम आउट। लेट्स से मैं एक सिंपल सर्किट लेता हूँ ये, जिसमें ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, लेट्स से ये भी 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो आप जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपको सोर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप सिंपली आप इन सब रेजिस्टर्स को ले लें। ठीक है, तो इसका अगर मैं सर्किट ड्रा करूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये 10 ओम है और ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये वंस अगेन क्या है 5 ओम है। तो कुछ तो बाय इन्वेस्टिगेशन या बाय लुकिंग एट दी सर्किट आपको पता चल जाता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। लेकिन आप अगर वो नहीं है सिचुएशन, तो आप दूसरे एंड पे खुद से देख सकते हैं कि देखें, अगर मैं करंट के लिहाज से डिस्कस करूं तो करंट इधर से आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब ये एक ही पाथ बन रहा है। ठीक है, तो और दूसरा ये देखना है कि आपने ये क्लोज्ड एंड से कोशिश करें, उसे शुरू करें आपस से सॉल्व करना। तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये एक ही पाथ बन रहा है, तो ये 5 और 10 ओम क्या है, ये आपस में सीरीज में है। तो इनके मैं सीरीज कम्बिनेशन अगर लूँ तो इसको अगर मैं कहूँ ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, तो इनका सीरीज जो है वो क्या बन जाएगा, सीरीज में क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड होती है तो ये 5 + 10 क्या बन जाएगा, 15 ओम बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका कम्बिनेशन जो है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल। और आप देखें भी कि ये पाथ और ये 2 पाथ अलग अलग हो गए थे, तो ये वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरे पास 10 ओम आ गया। अब देखें, मैंने कहा था कि इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे डिवाइड कर दें। 15 × 5 डिवाइडेड बाय 15 + 5, 15 75 ओवर 20, तो ये नियरली बन जाएगा आई बिलीव 3.75 ओम, राइट। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस इसकी इक्विवेलेंट क्या आ गई, 3.75 ओम। तो इसे अब ये एक ही पाथ बन रहा है, तो इसे आपकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, आप इसे लिख सकते हैं कि इट शुड बी 5 वोल्ट। ठीक है, और साथ आपके पास इधर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ गई, 13.75 ओम। तो आप इसे इस तरह सॉल्व करना, अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन्हें मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और सर्किट अगर मैं लूँ, ये मेरे पास 12 वोल्ट का सोर्स है, ये मेरे पास 960 ओम रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास 680 ओम रेजिस्टेंस है, और इधर मेरे पास 820 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर अब मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो अगर मैं करंट के लिहाज से देखूँ तो करंट यहाँ से आएगा। ठीक है, ये करंट इधर से आएगा, सोर्स है, इधर जाएगा और इधर जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कुछ करंट इस तरफ आ रहा है और कुछ करंट इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट, ठीक है, इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ठीक है,
जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी तो इसके साथ उसे क्या करेंगे, सीरीज में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनका पैरेलल कम्बिनेशन देख लेते हैं। मैं इसे लेट से R1 नाम दूँ, इसे R2 दूँ और इसे R3। तो R23 का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 820 इंटू 680 ओवर 820 प्लस 680। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये निकल आएगा। अब ये कम्बिनेशन क्या है, ये R1 के साथ क्या है, ये सीरीज में। तो मैं इक्विवेलेंट या R123 से लिखूं या R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 960 प्लस जो भी R23 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप इन्हें जब ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। सही है, तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और सर्किट है, मैं उसे यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम उसे भी देखते हैं। तो ये एक थोड़ा कम्प्लेक्स सर्किट मैंने बनाया है जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, और मैं अगर इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ रेजिस्टेंस, तो आप ये देखें कि ये जब आप इन्हें देखेंगे तो ये दोनों क्या हैं, ये सीरीज़ में है। ठीक है, और इनका कम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, और इस सारे का कम्बिनेशन इस वाले के साथ क्या है, सीरीज़ में है, और इस सारे की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में। और फिर जब आप इस सारे को सॉल्व कर लेंगे होल को, ठीक है, तो जो है वो इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो आप इस तरह से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसे जो है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज किरचॉफ लॉज। एक किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है और इसे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी कहते हैं। किरचॉफ्स करंट या इसे कॉमनली KCL भी कहा जाता है, जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहते हैं। ये क्या है, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन और नोड इज इक्वल टू सम ऑफ currents leaving the node। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर जंक्शन क्या होता है, जहां पर एक से ज़्यादा जो है ना वो ब्रांचेस मिल रही होती हैं। जंक्शन वो पॉइंट कहलाता है जहां पर ज़्यादा चीज़ें मिल रही होती हैं। तो एक पॉइंट के ऊपर जो करंट इंटर हो रहे होते हैं और जो लीव कर रहे होते हैं, उनका सम क्या होता है, सेम होता है। लेट्स से इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास एक सोर्स है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहे हैं इस तरफ, और इधर जो है इधर जो है इस तरफ 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। मैं इस करंट को, ये मेरे लिए अननोन करंट है जो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें कि ये मेरे पास एक क्या है, ये जंक्शन है। ठीक है, अगर इस जंक्शन को मैं पॉइंट A कंसिडर करूं, तो अगर मैं कहूं कि जो इंटरिंग करंट्स हैं, इधर कौन कौन से इंटरिंग करंट्स हैं, 3 एम्पेयर जो है वो इंटरिंग करंट है, और जो लीविंग करंट है वो एक इस पॉइंट से ये करंट लीव करे जो 2 एम्पेयर है, और दूसरा मेरा अननोन करंट है जिसे मैं I कह देता हूँ। तो ये I आ गया, तो I वुड बी इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। तो इस तरह से ये जो किरचॉफ करंट लॉ है, ये एक पॉइंट के ऊपर जो एंटरिंग करंट और जो लीविंग करंट होते हैं उनको इक्वेट करता है। तो आप इस तरह से अननोन करंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो सेकंड रूल है किरचॉफ का, वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसे KVL भी कहते हैं कॉमनली। KVL ये कहता है कि
algebraic sum of all the voltages along a closed loop or path is 0। कि एक लूप के अंदर, एक क्लोज लूप से क्या मुराद है, अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट हो और इसी पॉइंट पे वापस आ जाएं तो वो आफ्टर ट्रेवर्सिंग थ्रू सर्टन सर्किट एलिमेंट्स, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज पाथ कहलाता है, और उसमें कोई ब्रेक ना हो, ठीक है, तो जो है वो क्लोज पाथ कहलाता है। तो तमाम वोल्टेजेस का सम एक क्लोज पाथ के ऊपर 0 होता है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से देखें कि लेट्स से ये मेरे पास 5 वोल्ट सोर्स है, ठीक है, और इधर मेरे पास जो है वो इस रजिस्टर पे 2 वोल्ट है, और ये मेरे पास अननोन वोल्टेज है जिसे मैं V कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, आपने वापस उसी पॉइंट पे आना है, ठीक है, जब KVL यूज़ करेंगे। तो लेट्स से मैं ये वाला लूप कंसिडर करता हूँ। अब आप इस लूप में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इधर से मूव करना शुरू करना है। पहले सबसे पहले इसका वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो इसे क्या लिखेंगे, -5, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये आगे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस क्या आ गया, ये आपने इसके पॉजिटिव पे छोड़ देना, ये आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब ये आगे क्या आ गया, +2। अब ये आपने इस एलिमेंट को लिख दिया। आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये प्लस जो है वो V है, तो इसको मैं +V = 0, ठीक है। तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अलोंग ए क्लोज पाथ इज 0, तो ये V क्या आ गया, 3 वोल्ट। तो ये जो है आपको बताता है, ठीक है, ये आपको वोल्टेज इसने निकाल दी जो अननोन वोल्टेज थी, ठीक है। अब ये अगर तो ये साइन लगे हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगे हुए तो आपने इस बैटरी के लिहाज से जो है वो साइन खुद से असाइन कर देने हैं। लेट्स से ये जो है ये पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद से भी जो है उसको जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके किरचॉफ लॉज हैं दोनों। अब जो किरचॉफ करंट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इन दोनों लॉज को कंबाइन करते हुए मैं एक एग्जांपल जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉज। लेट्स से मेरे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, ठीक है। और ये मेरे पास एक और रेजिस्टर है जो कि 10 ओम का है, ठीक है, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, ठीक है। और इधर मेरे पास एक रेजिस्टर 5 ओम है, और ये रेजिस्टेंस भी मेरे पास 5 ओम है, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 है, ठीक है। तो अब मैं जो है इसके अंदर ये एक मेरे पास लूप बन गया और ये मेरे पास दूसरा लूप है। मैं इनके अंदर पहले KVL को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इनको अगर आप वोल्टेज असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो है अगर इसके अंदर मैं KVL अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, KVL इन लूप 1, तो ये मेरे पास, इसे मैं लूप 1 कह देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, लूप 2 है, ठीक है। तो KVL अगर लूप 1 के अंदर अप्लाई करूं तो ये क्या होगा, -5 प्लस, अब मेरे पास वोल्टेज नहीं है लेकिन मुझे करंट और रेजिस्टेंस पता है, तो V = क्या होता है, IR होता है। तो I कितना है, I1 है, और रेजिस्टेंस कितनी है, 10। तो मैं वोल्टेज को इसको लिख सकता हूँ 10I1, ठीक है। रेजिस्टेंस इनटू करंट वुड बी वोल्टेज, तो मैंने वोल्टेज ही एक्चुअली लिखी है, सही है, प्लस
इसी तरह ये क्या आ जाएगा 10i2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। आप इसे अगर थोड़ा बेहतर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 5 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह जब लूप 2 के अंदर मैं जो है इसे अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए i2 इस तरफ फ्लो कर रहा है और मैंने लूप 2 इस तरफ लिया हुआ है, उसके ऑपोजिट साइन पे लिया हुआ है। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा -10i2, ठीक है, प्लस -10i2 प्लस 5i3। ये मैं वोल्टेज को करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, प्लस ये भी 5i3 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर करंट सेम होगा इस लूप के अंदर, इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बी बन गई, ठीक है। अब इसमें कितने अननोन है, इधर देखें i1, i2 और i3 तीन अननोन है और मेरे पास जो है वो 2 इक्वेशन है। तो ये क्या है, इसे आप कह सकते हैं कि ये अंडर डिटरमिन्ड केस है। तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए है ताकि मैं इन तीनों अननोन को सॉल्व कर, तो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ जो है वो, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर KCL लगाऊं, ठीक है, तो मैं तीसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, तो अगर मैं KCL अप्लाई करूं, KCL एट A पॉइंट, तो मेरे पास क्या होगा, i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3। तो ये मेरे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके जो है वो अननोन करंट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब करंट फाइंड आउट हो जाएंगे तो वोल्टेज फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर यहाँ पर लेट से मैंने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो वो क्या है, 10i1 है, i1 पता होगा तो 10 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हर पॉइंट पे निकालना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो है ये एज ए एप्लीकेशन या एज ए एग्जांपल ऑफ किरचॉफ लॉज जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर अपने जो है वो फीडबैक दीजिएगा और जो चीज़ समझ ना आए वो भी आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।